ईरान ने अपने मिसाइल्स उन्हीं बेसिस और नेशंस पर लॉन्च किया जिनके जरिए यूएस और इसराइल ने उन पर स्ट्राइक की थी। गल्फ नेशंस स्पेशली सऊदी अरेबिया और कतर यूएस के मिलिट्री अम्ब्रेला को देखते हैं। पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है और अब सवाल है कि पाकिस्तान का इसमें रोल क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्राइसिस की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग बना दिया। अमेरिका, ईरान, इसराइल और गल्फ स्टेट्स के दरमियान एक खतरनाक जंग। दोस्तों 28 फरवरी 2026 को ईरान ने जवाब में मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए जो कि इसराइल और मल्टीपल गल्फ कंट्रीज तक पहुंचे जहां अमेरिकन बेसिस और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये ईरान का रिटेलिएशन था यूएस इसराइल एयर स्ट्राइक के खिलाफ जो ईरान के अंदर ऑब्स्टिकल और लीडरशिप टारगेट्स पर हुए थे। दोस्तों अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के मुतअद्दिद शहरों पर एयर स्ट्राइक किए इंक्लूडिंग तेहरान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की टॉप लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसको दुनिया के नजदीक एक यूएन चार्टर वायोलेशन करार दिया और फिर पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होने लगा। ईरान ने अपने मिसाइल्स उन्हीं बेसिस और नेशंस पर लॉन्च किया जिनके जरिए यूएस और इसराइल ने उन पर स्ट्राइक की थी। कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई और जॉर्डन के टेरिटरी में ईरान का कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस एक्शंस हैं अगेंस्ट यूएस एंड इसराइल अग्रेशन। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर और अदर गल्फ स्टेट्स ने इन ईरानियन स्ट्राइक्स की सख्त कंडेमनेशन की। उन्होंने इसे सॉवरेनिटी वायोलेशन और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वार एक्शन कहा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन मतलब OIC ने भी ईरान के इस एक्शन पर तनकीद की, लेकिन क्यों? The country and its sovereignty. We will deal with certain items, and the first of which is the latest military and field development. The Emirati defense systems have dealt with the Iranian दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं, गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को अपने कंट्रीज में बेसिस अलाउ इसलिए की क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए थी ईरान के एक्सपेंशनिज्म और रीजनल इन्फ्लुएंस से बचने के लिए। गल्फ नेशंस स्पेशली सऊदी अरेबिया और कतर यूएस के मिलिट्री अम्ब्रेला को देखते हैं, लेकिन क्यों? एज डिटरेंट अगेंस्ट ईरानियन एग्रेशन। लेकिन ये सब तो मुस्लिम ममालिक हैं, तो ये ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे? लेकिन दोस्तों ये भी इकोनॉमिक्स का इशू है। गल्फ ऑयल, स्ट्रेटेजिक वाटरवेज की सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड। लेकिन दोस्तों ये सब मुस्लिम कंट्रीज एक साथ यूनाइटेड क्यों नहीं है? और यहाँ पर आती है एक बड़ी रियलिटी, मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी एक ग्राउंड रियलिटी नहीं है। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, सेक्टेरियंस डिवाइड जैसे शिया और सुन्नी, जियोपॉलिटिकल अलायंसेस और हिस्टोरिकल राइवलरीज ने यूनिटी को मुश्किल बना दी। कई मुस्लिम कंट्रीज ईरान को थ्रेट की तरह देखती हैं, लेकिन आज भी OIC एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड पॉलिटिकल स्टांस नहीं ले पा रही। एशिया और पूरी दुनिया का इसमें क्या रिएक्शन है? यूरोप ने अर्जेंट डिप्लोमेसी की बात की। डिप्लोमेसी का रास्ता रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि रॉकेट स्ट्राइक्स और क्लोज्ड एयर स्पेस की वजह से ट्रैवल क्योस और ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चाइना और रशिया ने यूएस स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज किया और मीडिएटर बनने की कोशिश का इजहार किया है, जबकि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए था। ये बात अलग है, शायद अंडरग्राउंड पाकिस्तान भी ईरान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है और अब सवाल है कि पाकिस्तान का इसमें रोल क्या हो सकता है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली एक मुस्लिम मेजर कंट्री है और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। पाकिस्तान का पोटेंशियल रोल हो सकता है कि डिप्लोमेटिक मीडिएटर, पाकिस्तान थर्ड पार्टी निगोशिएटर की तरह कोशिश कर सकता है। गल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स में कॉल फॉर पीस OIC और UN फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान दुनिया को इन्फोसाइज कर सकता है कि मुस्लिम नेशंस को अपनी डिफरेंसेस को बैक बर्नर पर रखकर कलेक्टिव स्टेबिलिटी और पीस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखी है, दोनों यूएस और मुस्लिम वर्ल्ड्स के साथ टाइज मेंटेन रखे हैं और इसलिए पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। ये सब शुरू हुआ उस हिस्टोरिकल टेंशन और मिसट्रस्ट से जो ईरान और यूएस इसराइल के दरमियान 2015 के न्यूक्लियर डील के कोलैप्स के बाद बढ़ी। ईरान और गल्फ स्टेट के बीच
सेक्टेरियन और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स इन यमन एंड सीरिया ने ये सिमरिंग क्राइसिस को एक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया। आज एक रॉन्ग स्पार्क से फुल स्केल रीजनल एस्केलेशन हो चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। दुनिया डेंजरसली क्लोज्ड है एक प्रोलॉन्ग रीजनल वॉर की तरफ। हर नेशन की कैजुअलिटीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और सिविल लाइफ्स पर टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो इस कॉन्फ्लिक्ट का डैमेज सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर डीप इम्पैक्ट डाल सकता है। इंसिडेंट्स सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इस्लाम और शैतान के दरमियान है। मैं फिर से आऊंगा एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।